Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. We are learning biomolecules and today we are going to complete this lesson. In this lesson only enzymes, we are studying enzymes and in the previous session I told you the properties of enzyme. कुछ properties देखो इस slide में लिखी भी हुई हैं कि high efficiency, action specificity and temperature sensitivity and pH sensitivity. तो आज हम लोग factors discuss करेंगे कि what are the factor those affect the working of enzyme, जो एंजाइम्स की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं. क्लियर है? ठीक है. फैक्टर्स समझने के पहले आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, यू मस्ट बी जस्ट रिमेंबरिंग द नेम ऑफ एंजाइम, फ्यू एंजाइम्स इन आवर बॉडी. ठीक है. हमारे बॉडी में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उनको आप लोग जानते होगे कि कौन कौन से पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं. ठीक है. और एक चीज और है कि हमारे बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. मतलब बॉडी का जो हमारे इंटरनल नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है? अब इस 37 डिग्री सेल्सियस पे जो एंजाइम्स की वर्किंग होगी दैट विल बी ऑप्टिमम. मतलब हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है फॉर देयर वर्किंग, फॉर देयर मैकेनिज्म, दैट इज नोन एज व्हाट, 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो कहने का मतलब है कि देयर आर सो मेनी फैक्टर विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एंजाइम, जिसमें से एक टेम्परेचर भी है. ठीक है. और टेम्परेचर में जैसे अगर हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल वैल्यू अगर देखें तो कितनी होती है, 37 डिग्री सेल्सियस. एंड आवर बॉडी ट्राई टू मेंटेन दिस टेम्परेचर. ठीक है. अब जैसे मान लो देयर इज ए कोल्ड आउटसाइड, देयर इज ए हॉट आउटसाइड, बट इन आवर बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होगा दैट विल बी एट 37 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब है जो भी एंजाइम्स हमारे बॉडी में होते हैं उनके लिए दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है. अब इसका मतलब ये नहीं कि 37 से जरा सा भी अगर कम हो गया तो एंजाइम्स की वर्किंग अफेक्टेड हो जाएगी, नहीं. अगर हम रेंज देखें तो 25 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अगर हम एक एंजाइम की रेंज देखें हमारी बॉडी में तो 25 से लेके कहां तक, 40 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स कैन वर्क एफिशिएंटली. ठीक है. लेकिन अगर 25 से बिलो जा रहा है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, 25 से नीचे जा रहा है या 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम्स की वर्किंग पे इफेक्ट आएगा. जैसे अगर हम एंजाइम को लो टेम्परेचर दे दें, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम्स डिस्ट्रॉय तो नहीं होते लेकिन वो क्या होते हैं, मतलब वो सप्रेस हो जाते हैं, मतलब उनकी इनएक्टिव हो जाते हैं. कह सकते हैं कि एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव when the temperature become just below than 25 डिग्री सेल्सियस. अगर 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. और वहीं पे अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर की बात करें तो इन आवर बॉडी द एंजाइम्स बिकम डीनेचुरेशन. ठीक है. एंजाइम्स का क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है. डीनेचुरेशन मतलब दे डिस्ट्रॉय, एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है. क्योंकि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन और आपको मैंने बताया भी है कि प्रोटीन शो डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन मतलब हो गया कि वट एवर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन, मैंने आपको कई स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बताया है, तो उसमें जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर एक ऑप्टिमम से ज़्यादा होने लगता है, ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन. तो प्रोटीन क्या शो करती है, डीनेचुरेशन. एंड आई टोल्ड यू दैट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं. तो अगर प्रोटीन डीनेचुरेशन शो कर रहा है तो एंजाइम्स भी डीनेचुरेशन शो करेंगे. क्लियर है? ठीक है. तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. जिसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर, अनदर फैक्टर इज पीएच. इन दोनों फैक्टर को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. Enzyme show its higher activity at a particular temperature or pH, that is known as optimum temperature or pH. ठीक है. ऑप्टिमम मतलब रिक्वायर्ड, वट एवर रिक्वायर्ड टेम्परेचर बाई एनी एंजाइम, वट एवर रिक्वायर्ड पीएच बाई एनी एंजाइम, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड द पीएच फॉर द पर्टिकुलर एंजाइम. क्लियर है? ठीक है. जैसे अगर मान लो कोल्ड बहुत ज़्यादा होने लगे तो हमारी एफिशिएंसी पे इफेक्ट आता है कि नहीं आता, और अगर बहुत ज़्यादा हॉट होने लगे तब भी प्रॉब्लम आती है. लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे जब भी आप रूम में या अपनी कार में बैठते होगे तो 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है
चाहे वो रूम का हो चाहे वो कार का हो, दैट इज़ प्लेजेंट, वो आपके लिए प्लेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर 25 से बहुत ज़्यादा कम होने लगे या 25 से ज़्यादा होने लगे तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रॉब्लम होती है। सेम एज विद द एंजाइम्स आल्सो, एंजाइम्स के साथ भी ऐसे ही है। लो टेम्परेचर अगर हम एंजाइम्स को दे दें तो दैट प्रिजर्व द एंजाइम, प्रिजर्व मतलब दैट विल नॉट बी एक्टिव, वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा लेकिन प्रिजर्व हो जाएगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। तो लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्परेरीली इनएक्टिव साइट, इनएक्टिव साइट पे उसको प्रिजर्व कर लेता है, मतलब उसको सप्रेस कर देता है, कह सकते हैं इनएक्टिव कर देता है। और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसका रीज़न क्या है ये भी मैंने बता दिया आपको, क्लियर है। अब आ जाओ एक एक फैक्टर को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के। At a high temperature the kinetic activity of molecule in an enzyme becomes strong enough, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो टर्सरी प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स, टर्सरी जो प्रोटीन होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी इन्वॉल्व होते हैं। एज देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ब्रेक, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे एंड सो एज एंजाइम, एंजाइम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मॉडिफिकेशन इन द फिजिकल फॉर्म ऑफ द एंजाइम, अगर कोई भी फिजिकल फॉर्म में मॉडिफिकेशन हो रहा है एंजाइम के तो दैट विल लॉस इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, उससे उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, मतलब वो कैटालाइज नहीं कर सकता, ठीक है। दैट्स वाई वी सो मेनी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर में आपने आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपने आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है ना, और आपने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ गया होगा दिमाग में कि अभी सर बता रहे हैं कि टेम्परेचर अगर राइज हो जाए तो ऐसी कंडीशन में डीनेचुरेशन हो जाएगा। डीनेचुरेशन मतलब उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, देयर विल बी अ लॉस ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। लेकिन हाउ द आर्की बैक्टीरिया दोज लिव इन एट द 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाउ दे डू सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर हैविंग स्पेसिफिक एंजाइम्स, क्योंकि उनके बॉडी में स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं दोज रेजिस्ट, जो रेजिस्ट करते हैं हाइयर टेम्परेचर को, ठीक है। तो एंजाइम्स डिफर इन देयर सेंसिटिविटी, अगर हम उनकी सेंसिटिविटी को देखें तो दे डिफर। जैसे बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग विद टेम्परेचर नियरली 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी कंडीशन में दीज एंजाइम रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर, रेजिस्ट कर लेते हैं एंड दैट्स वाई द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि वाई सम ऑर्गेनिज्म लाइक एज बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, हाउ इज इट पॉसिबल, तो यू कैन राइट डाउन द आंसर इन टर्म्स ऑफ द एंजाइम। एंजाइम के रेफरेंस में आप एग्जाम्पल मतलब आंसर्स अपने वहाँ पे आप बता सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के बारे में हो गया कि लो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और हाई टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेंज क्या होगी, हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं उनकी रेंज क्या हो गई, 25 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, क्लियर है। अब आ जाओ पीएच पे। अब पीएच मतलब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, अगर पीएच अगर लो है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। पीएच अगर हाई है तो ऐसी कंडीशन में वो एल्कलाइन हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि व्हेन द फूड रीच इन आवर स्टमक द HCl इज सेक्रेटेड, ठीक है। आपने 10th में पढ़ रखा है कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, वन प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एंड म्यूकस। आपने 10th में पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यस पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो HCl का क्या रोल होता है, आपको टीचर ने बताया होगा या मैंने बताया होगा कि HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है इन आवर स्टमक दैट इज इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको एक्टिवेट कौन करता है, एसिडिक मीडियम। क्यों, क्योंकि उसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ एंजाइम हाईली एसिडिक कंडीशन पे वर्क करते हैं, जैसे पेप्सिन 1.8 pH, अब आप समझ सकते हो, ठीक है, कि 1.8 pH मतलब हाईली एसिडिक हो गया। और इन आवर माउथ देयर इज एन एंजाइम एमाइलेज, हमारे माउथ में जो एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, दैट रिक्वायर 6.8 pH। उसको कितना pH चाहिए, 6.8 pH चाहिए। तो यू आर हैविंग टू डाइवर्स ग्रुप,
आपको दो डाइवर्स ग्रुप ऑफ एंजाइम्स मिल रहे हैं. One enzyme working efficiently at 6.8 pH in our mouth, that is salivary amylase. Another enzyme which is pepsin, ठीक है, that is present in our stomach, that is secreted in our stomach, that do require 1.8 pH. तो it means that the enzymes vary on the basis of the pH. pH के basis पे enzymes जो है वो different type of होते हैं. तो there is a different मतलब a wide variety of the wide range of the pH. pH की एक वाइड रेंज होती है. इन दैट रेंज द एंजाइम शो देयर कैटालिटिक एक्टिविटी. ठीक है, तो सम एंजाइम एक्ट बेस्ट एंड इन एन एसिडिक मीडियम, अदर्स इन एल्कलाइन मीडियम. द H+ कंसंट्रेशन, जो H+ आयन होता है, दैट कंबाइन विद नेगेटिवली चार्ज R ग्रुप. आपको पता है जो अमीनो एसिड में या प्रोटीन में जो R ग्रुप होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. उससे जाके कौन अटैच हो जाता है? H+ आयन जाके अटैच हो जाता है. दिस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइजेज द R ग्रुप, और इस तरह से R ग्रुप क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है. एंड डिसरप्ट्स आयनिक बॉन्ड्स इन द एंजाइम, और वो आयनिक बॉन्ड को क्या कर देता है? डिसरप्ट कर देता है. और इसके अकॉर्डिंग एंजाइम का जो शेप है वो चेंज हो जाता है. इफ़ द एंजाइम शेप चेंज, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है दैट विल बी आल्सो गेट इफेक्टेड. उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी. क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आपको पीएच का भी समझ में आ गया. मैंने एक स्लाइड लगा दी है जिसमें डिफरेंट और टाइप ऑफ एंजाइम को लिख रखा है कि व्हाट द ऑप्टिमम पीएच दे रिक्वायर. ठीक है, जैसे अगर पेप्सिन की बात करें तो मैंने 1.8 बताया, 1.8 भी लिख सकते हो, 2.0 भी लिख सकते हो. ऐसे देयर आर डिफरेंट एंजाइम लाइक एस पैंक्रियाटिक लाइपेज वर्क एफिशिएंटली, उसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितना है? 9, मतलब एल्कलाइन मीडियम हो गया. तो इस तरह से आप देख सकते हो इस टेबल में कि डिफरेंट एंजाइम वर्क एट अ डिफरेंट पीएच. ठीक है, कोई पर्टिकुलर पीएच नहीं है, एक वाइड रेंज है पीएच की जिसमें वो एंजाइम्स एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं फंक्शन को. क्लियर है? तो दो फैक्टर समझ में आ गए, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है. अब नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है. जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कि जैसे ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है. मान लो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं. ठीक है, अगर हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, सबस्ट्रेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम्स क्योंकि प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंजाइम्स के नंबर है, दैट्स वाई द एंजाइम विल ब्रेक डाउन सबस्ट्रेट एफिशिएंटली. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन करेगा. जैसे अगर घर में 10 लोग आ गए तो मम्मी बहुत आराम से खाना बनाती हैं. 1 लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए, पता लगा 50 आ गए, पता लगा 60 आ गए, 100 आ गए, तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे एफिशिएंसी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी. सेम एज विद द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में यही रिलेशनशिप है. एंजाइम्स के नंबर फिक्स होते हैं, आपको पता है. ठीक है, अब सबस्ट्रेट के नंबर बढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, एंजाइम एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब रिएक्शन रेट बढ़ेगा. लेकिन एक पॉइंट तक ना, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, पता लगा सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन एंजाइम तो फिक्स है ना, एंजाइम तो स्पेसिफिक है, उनके नंबर तो फिक्स हैं. जैसे ही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एक ऑप्टिमम से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी वो इफेक्टेड हो जाएगी. क्लियर है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब हाई नहीं होना चाहिए. तो विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस. उसकी वेलोसिटी जो होगी वो पहले तो राइज करेगी. ठीक है, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच अ वी मैक्स. वी मैक्स मतलब मैक्सिमम जितना पहुंच सकती है पहुंच जाएगी, विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो और रिएक्शन रेट भी बढ़ती रहेगी, नहीं. वी मैक्स के आने के बाद मैक्सिमम मतलब जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है एंजाइम की, वहाँ तक आने के बाद धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का बढ़ेगा तो सैचुरेशन आ जाएगा. और ऐसी कंडीशन में एंजाइम्स, फ्री एंजाइम्स तो बचे ही नहीं, क्योंकि जितने एंजाइम्स हैं सब सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने में लग गए. अब सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. अगर वी मैक्स आ गया, ठीक है, तो उसके वी मैक्स के बाद ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे रिएक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा.
और ऐसी कंडीशन में वो सैचुरेशन की तरफ आ जाएगा। तो देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब कोई फ्री एंजाइम बचा ही नहीं, ऑल द एंजाइम्स आर बिजी विद द सबस्ट्रेट, जितने भी एंजाइम्स है सब सबस्ट्रेट के साथ बिजी हैं। क्लियर है? जैसे आपने 10 वेटर को रखा है, 10 वेटर को पार्टी में रखा है और पता लगा 50 गेस्ट आ गए, 50 गेस्ट आ गए, ठीक है, 10 वेटर 50 गेस्ट को डील कर सकते हैं, लेकिन पता लगा एक मैक्सिमम क्वांटिटी के बाद पता लगा 200 गेस्ट आ गए, 300 गेस्ट आ गए, तो इतने गेस्ट को कोई भी फ्री वेटर नहीं है ना डील करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो क्लियर हो गया? वी मैक्स समझ में आ गया कि क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक एफिशिएंसी तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे सैचुरेशन की तरफ जाएगा और वहाँ से एफिशिएंसी उसकी रिड्यूस होने लगेगी। क्यों होने लगेगी? बिकॉज देयर इज नो फ्री एंजाइम, कोई भी फ्री एंजाइम नहीं है। तो ये 3 फैक्टर हैं दोज अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एंजाइम। पहला टेम्परेचर मैंने बताया, दूसरा क्या बताया? पीएच, और तीसरा क्या बताया? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, जब हम सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तब तो इंक्रीज करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर वो इंक्रीज नहीं होगा, वो सैचुरेशन पे चला जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ कुछ और भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनहिबिशन, एवरीवन नो, आई थिंक यू आर नोइंग द मीनिंग ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब किसी भी चीज़ को रोक देना, इनहिबिट कर देना। ठीक है, तो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं कुछ सबस्ट्रेट जिनको हम लोग इनहिबिटर्स बुलाते हैं। द सबस्ट्रेट विच इनहिबिट द वर्किंग ऑफ एंजाइम इज नोन एज इनहिबिटर। उसको क्या बुलाते हैं? इनहिबिटर बुलाते हैं। क्लियर है? इनहिबिटर का मतलब क्या हो गया कि मान लो तुम्हें कहीं पे कोई चीज़, मतलब कोई फंक्शन करने जा रहे हैं, जैसे मान लो ये चाबी है, ठीक है, इस की से हमें इस लॉक को ओपन करना है। क्लियर है? ये इसका सबस्ट्रेट है, ये इसका एंजाइम है और ये इसका क्या है? सबस्ट्रेट है। कोई और कंपाउंड है जो उसका स्ट्रक्चर इसी सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, मतलब कोई और ताला है, कोई और लॉक है जिसका स्ट्रक्चर इसी लॉक से मिलता जुलता है, तो वो जाके एंजाइम से पहले ही जाके बाइंड हो जाता है, मतलब की से जाके पहले ही बाइंड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम को जिस सबस्ट्रेट से बाइंड होना था उससे तो वो बाइंड नहीं हो पाया, वो किसी और सबस्ट्रेट से जाके बाइंड हो गया। समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम की वर्किंग को क्या कर दिया उसने? इनहिबिट कर दिया। एंजाइम को जिस सबस्ट्रेट से बाइंड होना था उस सबस्ट्रेट से वो बाइंड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कोई और सबस्ट्रेट था जो एकदम मतलब नेचुरल सबस्ट्रेट की तरह ही था और उसका स्ट्रक्चर उसी की तरह था और वो जल्दी से जाके एंजाइम से क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एंजाइम है उसकी वर्किंग क्या हो गई? इनहिबिट हो गई। और उस फैक्टर को क्या बुलाते हैं? उस सबस्ट्रेट को क्या बुलाते हैं? इनहिबिटर बुलाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम। क्लियर है? तो एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम। वो जाके एंजाइम से बाइंड हो जाता है। When the binding of the chemical shuts off enzymatic activity, वो enzymatic activity को क्या कर देता है? शट कर देता है। This process is known as inhibition। और जो शट करता है उसको क्या बुलाते हैं? इनहिबिटर बुलाते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसी का एक इंस्टेंस दिया है, एग्जाम्पल दिया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखो नाम क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये किससे compete करता है? सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट के एंजाइम से बाइंड होने के पहले ही वो जाके एंजाइम से बाइंड हो जाता है और नेचुरल मतलब जो मेन सबस्ट्रेट है उसको एंजाइम से बाइंड होने नहीं देता है। क्लियर है? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट, कोई इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट से एकदम मिलता जुलता है, एकदम सबस्ट्रेट की तरह है, उसका स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एकदम सेम है। ठीक है, तो वो करता क्या है? स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम से जाके बाइंड हो जाता है ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि ये किससे सिमिलर है? सबस्ट्रेट से सिमिलर है। इनहिबिटर कम्पीट्स विद सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के एंजाइम तक पहुंचने के पहले ही वो जाके एंजाइम से क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। क्लियर है? इसीलिए उसको क्या बुलाते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्यों? क्योंकि वो सबस्ट्रेट से कम्पीट कर रहा है, सबस्ट्रेट के बाइंड होने के पहले ही वो जाके बाइंड हो जा रहा है और किसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर दे रहा है? एंजाइम की। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है? इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज, ये एक एंजाइम है, बाई मेलोनेट। इसको कौन इनहिबिट करता है? मेलोनेट। तो यहाँ पे मेलोनेट क्या हो गया? इनहिबिटर हो गया। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि किसी इनहिबिटर का नाम बताओ तो क्या बताओगे? दैट इज मेलोनेट।
तो ये क्या हो गया, इनहिबिटर हो गया। इसने किसकी वर्किंग को इनहिबिट कर दिया, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस को। क्यों कर दिया, क्योंकि इट क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट सक्सीनेट। सबस्ट्रेट का नाम क्या था, सक्सीनेट। उस एंजाइम का नाम क्या है जो सक्सीनेट को ब्रेक डाउन करता, मतलब उस पर वर्कआउट करता, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस। और मेलोनेट किसके स्ट्रक्चर से एकदम मिलता जुलता है, सक्सीनेट के। तो मेलोनेट पहले से ही जाके किससे बाइंड हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेस से, और इसको इससे बाइंड नहीं होने देगा। इसका मतलब है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कौन, दिस मेलोनेट। मेलोनेट क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया। समझ में आया। इसी मैकेनिज्म को हम लोग बैक्टीरियल पैथोजन के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया, बैक्टीरिया कोई केमिकल सेक्रेट कर रहा है, दैट केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पर्सन सिक, ठीक है, और वही केमिकल है जो पर्सन की बॉडी को, पेशेंट की बॉडी को सिक कर रहा है। हमने उसी के मिलता जुलता कोई और हमने क्या बनाया, केमिकल बनाया। वो केमिकल जाके बैक्टीरिया के केमिकल से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में उन केमिकल्स को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। क्लियर है, इनहिबिट कर देगा। तो हम इस मैकेनिज्म को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियल पैथोजन के केस में यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट आर द मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन देयर वर्किंग। वर्किंग के बेसिस पे हम एंजाइम्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये एंजाइम्स क्या करते होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो दे इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ऑफन विद एसोसिएटेड हाइड्रोजन ट्रांसफर। मोस्टली ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं। जैसे एग्जांपल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेस। तो ये दोनों एंजाइम्स किस कैटेगरी में आ गए, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांसफरेज। फिर से नाम से क्लियर हो रहा है कि ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं। किसका ट्रांसफर कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का, बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। जैसे मान लो 2 कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड से कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरे पे ट्रांसफर करना है, तो कौन सा एंजाइम ये कर सकता है, दैट इज ट्रांसफरेज। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया ट्रांसफरेज का, ट्रांसएमिनेज। क्लियर है। तो ट्रांसफरेज जो फंक्शनल ग्रुप को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। When you will study the photosynthesis and respiration part, then you will come to know different types of enzyme, those help in the oxidation or reduction. नेक्स्ट है हाइड्रोलेजेस। ठीक है, एक और एंजाइम है जिसका नाम है हाइड्रो। देखो जहां पे भी हाइड्रो वर्ड आ जाए दैट इज रिलेटेड टू वाटर, वो वाटर से रिलेटेड होता है। तो हाइड्रोलेजेस क्या करते हैं, इनेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन बाई इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर के हेल्प से कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को क्या बुलाते हैं, हाइड्रोलेजेस। ठीक है, इन्हीं को हाइड्रोलिटिक क्लीवेज भी बुलाते हैं। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या हो गया, वाटर के हेल्प से किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक करना। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, पेप्टाइडेजेस, ठीक है, मतलब जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, लाइपेजेस जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हाइड्रोलेजेस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ लाइजेजेस। अब लाइजेजेस क्या है, ये क्या करेगा, ऐड करेगा या रिमूव करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा। ये या तो ऐड करेगा और या तो रिमूव करेगा। ठीक है, रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको रिमूव भी कर सकता है, जिनको ऐड भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स को क्या बुलाते हैं हम लोग, लाइजेजेस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्डोलेज, डीएमिनेजेस। तो ये दोनों किस कैटेगरी के एंजाइम्स हो गए, लाइजेजेस। क्लियर है। नाउ कम टू द 5th वन, आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या होगा कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अरेंजमेंट चेंज हो रही है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे, आइसोमरेजेस। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके बीच में कोई रीअरेंजमेंट हो रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आइसोमरेज। तो इनके एग्जाम्पल्स हो गए आइसोमरेजेस और म्यूटेजेस। म्यूटेजेस मतलब जो म्यूटेशन काज करें, ऐसे एंजाइम जो म्यूटेशन काज करते हैं। जैसे मान लो किसी का डीएनए है, किसी का जीन्स है, उसमें कोई म्यूटेशन हो गया, तो उसके लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, म्यूटेजेस, क्योंकि वो इंट्रा मॉलिक्यूलर चेंजेस लेके आ जाते हैं, सेम एज आइसोमरेज। ठीक है, क्लियर है। लास्ट है लाइगेजेस।
तो लाइगेजेस क्या करता है, इसी को मॉलिक्यूलर ग्लू बुलाते हैं, नोट कर लो, मॉलिक्यूलर ग्लू। क्यों? क्योंकि लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन करता है, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इट ज्वाइन टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर एट द एक्सपेंस ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी, ठीक है। ये किस बॉन्ड की हेल्प लेता है, एटीपी की हेल्प लेता है, एटीपी के बॉन्ड की हेल्प लेता है और दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। जैसे ग्लू के हेल्प से हम दो पेजेस को, किसी दो पार्ट को क्या कर सकते हैं, हम अटैच कर सकते हैं, उनको फिक्स कर सकते हैं। सेम एज लाइगेजेस का भी यही रोल होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लाइगेजेस। क्लियर है? तो इस तरह से 6 क्लासेस ऑफ द एंजाइम्स भी आपको समझ में आ गई। बहुत इजी है, इनके नाम से ही आप मतलब 50% ऐसे कैटेगरी हैं, ऐसी क्लासेस हैं जिनके नाम से ही आप उनके फंक्शन को कोरिलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से बायोमोलिक्यूल्स इज कंप्लीटेड नाउ। वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ टॉपिक, प्लीज रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। इफ यू डू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट्स। क्लियर है? तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।